बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान में एहतजाज हुआ 9 मई के जो वाक़या हुआ, उसके बाद आर्मी तनसीबात पर हमले हुए, उनको तोड़ा मरोड़ा गया। उस पर अब जो नो टॉलरेंस पॉलिसी है आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपनाई जा रही है और अब बातें हो रही हैं, ये खबरें चल रही हैं ये कि मंजूरी दे दी गई है कि जो पर्सनस शामिल थे, जो शर्पसंद जिनको कहा जा रहा है, उनको ट्राई किया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट्स में। इसकी लीगल और फैक्चुअल पोजीशन क्या है? अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उस प्रोग्राम में एक बड़े ही मशहूर एंकर पर्सन है, वो कोई अजीब सी इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तशरीह कर रहे थे लॉ की, मिलिट्री कोर्ट्स की, कि वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो मैंने सोचा कि आपको इस पॉइंट पर लीगल पॉइंट है उसको क्लियर करता चलूं, और मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू के से अगर किसी को इख्तलाफ है तो आई वेलकम टू दैट, बिकॉज जो लॉ है इसी तरह से बनता है, कोर्ट्स में इस तरह से इस्टेब्लिश होता है कि दो फ्रीकैन होते हैं, वो दोनों एक्सप्लेनेशन करते हैं तो कोर्ट किसी नतीजा पर पहुंचती है, उसको लॉ बना दिया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो हमला हुआ और हमला होने के बाद जो रिजल्ट्स आए, वो हमला था, वो एहतजाज था, वो क्या था। लेकिन अफसोस है, दिल में रंज है, गमो गुस्सा है, ना सिर्फ मिलिट्री के बल्कि आम आवाम के। मैंने कुछ फुटेजेस देखी, वो जिस तरह से तोड़ रहे थे, तो वो कोई आम पाकिस्तानी या कोई पुरअमन पाकिस्तानी नहीं हो सकता। कौन लोग थे तयन होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। कानून अपना रास्ता, कानून को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त क्या है कि ये फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A राइट ऑफ फेयर ट्रायल देता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए उनको ट्राई करना चाहिए। अब क्योंकि नो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत खबरें ये चल रही हैं कि मंजूरी दे दी गई है कि ये जो लोग शामिल थे इस तोड़फोड़ में, इनको ट्राई किया जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स में। तो मिलिट्री कोर्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं, उनको किस तरह से किया जा सकता है, क्या ये लोग, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में जनरली जो मिलिट्री एक्ट है, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 है, ये तो अप्लाई होता है जो आर्मी के लोग हैं, सिविलियंस पर ये अप्लाई नहीं होता। इसकी एक्सेप्शंस भी दी गई हैं। और कब होता है ये सिविलियंस पर, कब अप्लाई होता है, और क्या इस वाक़या में सिविलियंस को इस कोर्स के अंदर आर्मी एक्ट के अकॉर्डिंग ट्राई किया जा सकता है या नहीं। और दूसरी बात इसमें यह भी कि क्या इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा इस कानून के मुताबिक। अब मैं आपको पहले जो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 है उसके मुताबिक बताता हूँ कि ये लोग इसमें आते हैं या नहीं आते। तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, इसका सेक्शन 2 पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट, ये डिसाइड करता है सेक्शन 2 पाकिस्तान आर्मी एक्ट का कि कौन कौन से जो पर्सन्स हैं इस एक्ट के तहत ट्राई हो सकते हैं। पहले तो हैं ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स एंड वारंट ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जूनियर ऑफिसर्स हैं वगैरह। उसके बाद नेवी के जो लोग हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। उसके बाद जो एयरफोर्स के मुलाजमीन हैं वो भी इस एक्ट के अंडर ट्रायबल हो सकते हैं। और उसके बाद पर्सन जो कि आर्मी का मुलाजम नहीं है, नेवी का मुलाजम नहीं है, एयरफोर्स का मुलाजम नहीं है, लेकिन पर्सन सब्जेक्ट टू द persons not otherwise subject to this act who on active service in camp, on the march or at any frontier post specified by the federal government by notification in this behalf are employed by or in the service of or followers of or accompany any portion of the Pakistan Army, persons not otherwise subject to this act। कहता है कि वो इस एक्ट के तहत अदरवाइज जनरली तो नहीं आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन करके किसी पर्सन को स्पेसिफाई कर दिया कि वो आर्मी का फ्रंटियर पर कोई काम कर रहा है, कोई उसके ऑपरेशन में काम कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है, तो डायरेक्टली आर्मी के साथ, तो उसको भी इस एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है।
अच्छा, उसके बाद अब बात आ जाती है persons not otherwise subject to this act who are accused of। कहते हैं कि जो लोग यानी कि सिविलियंस हैं जो इस एक्ट के तहत जनरली तो नहीं आते, लेकिन वो मुलजिम हैं, अक्यूज्ड हैं किसके? seducing or attempted to seduce any person subject to this act from his duty or allegiance to government। और अच्छा, मैं जो रिलेटेड पोर्शन है उस पर आता हूँ, और वो है रिलेटेड पोर्शन सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, क्लेमिंग आर नोन टू बिलोंग टू एनी। ये अब मैं सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 पढ़ रहा हूँ। क्लेमिंग आर और नोन टू बिलोंग टू एनी टेररिस्ट ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन मिस यूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन और सेक्ट। कहते हैं कि वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं या जाने जाते हैं कि वो किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इदारे का मज़हब का या किसी सेक्ट का नाम मिसयूज़ कर रहे हैं। एंड रेज आर्म्स और वेज वार अगेंस्ट पाकिस्तान और अटैक द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और अटैक एनी सिविल और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन पाकिस्तान। कहता है कि वो लोग जो जाने जाते हैं या क्लेम करते हैं कि वो या तो किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर किसी वो रिलीजन का या किसी सेक्ट का वो नाम मिसयूज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही हमला करते हैं पाकिस्तान आर्मी पर या पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री की हैं या सिविल्स की हैं, उन पर हमला करते हैं, तनसीबात पर हमला करते हैं, तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। अब इसमें एक शर्त है, कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन क्या है कि वो लोग मिसयूज़ कर रहे हों कोई रिलीजन या कोई एक ख़ास तबका, जैसे कोई ये जो नॉर्मल ट्रेन हमने देखा शिया सुन्नी का जो रोला अक्सर पड़ जाता है या ये बना दिया जाता है इस तरह से। अब ये था मिलिट्री कोड एक्ट में कि ये बंदे आ सकते हैं मिलिट्री कोड के अंदर जो रिलेटेड है। मैंने बात की है सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ 9 मई जो वाक़या हुआ और जो लोगों ने जिन्होंने हमला किया या तोड़ फोड़ की है। अब ये इस तरह से आ सकते हैं कि कंडीशन है इस सेक्शन के तहत कि कंडीशन है कि वो मिसयूज़ कर रहे हों किसको, रिलीजन का नाम या किसी और तबके का सेक्ट का नाम, उसके बाद या फिर किसी ग्रुप से दहशतगर्द ग्रुप से तल्लुक़ हो। तो इन दोनों में से ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये फुलफिल नहीं होती। चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स एंड फॉर द सेक ऑफ ये जो माहौल अब बना हुआ है इसको देखते हुए जो फैसले हो रहे हैं, जो गमगुस्सा पाया जा रहा है आर्मी में और मुझ समेत हर बंदे में कि ये उन्होंने क्यों किया। देखें, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आइनी हक है। एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, आप नारे लगाएं, स्लोगैन्स बनाएं, दैट इज़ एन सेपरेट इशू। लेकिन ये इस तरह से कौमी असासों पर, आर्मी तनसीबात पर हमले करना, तोड़ फोड़ करना, ये तो बिल्कुल गैर आइनी है, गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक उनको ट्राई करना चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल के मुताबिक। अब ये पर्सन मैंने आपको बता दिए हैं आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो ट्राई हो सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या, अब क्वेश्चन है ना कि क्या जो इस वक्त जो रोला चल रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट्स में इनको ट्राई किया जा सकता है या नहीं, उससे सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेदर द आर्मी कोर्ट्स आर एग्जिस्ट इन पाकिस्तान और नॉट एट दिस टाइम। तो वो उसका आंसर इट्स वेरी सिंपल, नो। इस वक्त पाकिस्तान में कोई जो आर्मी कोर्ट्स हैं जिसमें सिविलियंस को ट्राई किया जा सके वो मौजूद नहीं है। वैसे तो आर्मी, हमारी जो आर्मी है ये बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, हर सिस्टम इसमें मौजूद है, इसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, इसमें सज़ा जज़ा का पूरा निज़ाम है, दुनिया की नंबर 1 आर्मी है हमारी। अब देखना है कि कोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, ये तो बनी भी थी, और अगर नहीं है तो ट्राई कैसे होगा। तो इसकी पहले मैं आपको हिस्टोरिकल थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बता देता हूँ कि ये जनरल ज़िया के दौर में पहली बार आर्मी कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद फिर जब वो दौर ख़त्म हो गया तो वो
कोर्स को भी डिमोलिश मीन्स के ख़त्म कर दिया गया और तमाम के तमाम जो लॉज थे उनको बहाल किया गया। सेकंड टाइम 2014 में जब APS का मामला पेश आया, आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब हमला हुआ, उसके बाद फिर से आर्मी जो दहशतगर्दी की लहर को देखते हुए, जो दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर निकल चुका था उससे पहले कई दहाइयों से, तो जब उसने पूरा अपने पीक पर आ गया, टॉप पर आ गया, तो उसको देखते हुए पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने, कोर्ट्स ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने फैसला किया कि ये अब नॉर्मल कोर्स में ये काम नहीं हो पा रहा है, स्पीडी एक्सपीडिशियस हमने काम करना है, तो उसके लिए मिलिट्री कोर्स कायम की जाएं। मिलिट्री कोर्स कायम की जाएं, लेकिन आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं वो होंगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, इनके अलावा कोई कोर्ट नहीं होगी। यानी कि जो कोर्ट्स का काम है, अदालतों का काम है, ये अदालतें कायम करेंगी, इनके अलावा कोई अदालत आइन के मुताबिक काम नहीं करेंगी। तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स कायम करने के लिए फिर क्या करना पड़ा? आइन में अमेंडमेंट करना पड़ी 2015 में, और वो मैं आपको अमेंडमेंट बता देता हूँ। ये हुई आइन की अमेंडमेंट जब हुई, ये 6 जनवरी 2015 में जब ये एनफोर्स हो गया, तो उसका टाइटल क्या था उस एक्ट का, जिस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 21st अमेंडमेंट 2015 में लेके आए और फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनी। तो वो क्या थी कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो 21st अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कह दें द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years from the date of its commencement and shall cease to form part of constitution and shall stand repealed on the expiration of the said period। वो कहता है, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट 21st पर कहती है कि ये जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये जो कोर्स बना रहे हैं, ये होगा, इसका इफेक्ट होगा सिर्फ 2 years के लिए, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। अब अमेंडमेंट क्या हुई? आर्टिकल 175 में 21st अमेंडमेंट के जरिए अमेंडमेंट क्या हुई? वो थी कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल हैव नो एप्लीकेशन। कौन सा आर्टिकल? जो कहता था कि पाकिस्तान में आर्टिकल 175 के तहत जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट्स होंगी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होगी, इनके अलावा कोई कोर्ट अदालत का काम नहीं करेगी। तो वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल शैल हैव नो एप्लीकेशन टू द trial of persons under any of the acts mentioned at serial number 6, 7, 8 and 9 of sub part 3 of part 1 of the first schedule who claims, ये अब exception create की गई, अब who claims are known is to belong to any terrorist group or organization using the name of religion or a sect। कहता है कि ये जो लोग हैं, सीरियल नंबर 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ सब पार्ट 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल, और जो उसके अलावा जो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं या फिर ताल्लुक़ रखते हैं किसी दहशतगर्द ग्रुप से या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मज़हब का या किसी तबका का, सेक्ट का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसका मिस यूज़ करते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। मैं बात कर रहा हूँ 9 मई के हवाले से कि क्या ये लोग इसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली या नहीं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, यानी कि मिस यूज़ ऑफ जो मिस यूज़ ऑफ नेम ऑफ रिलीजन और सेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन दिस प्रोवाइजो द एक्सप्रेशन सेक्ट मीन्स अ सेक्ट ऑफ रिलीजन, यानी कि जो तबका है वो मजहबी लिहाज से होगा, नॉर्मल रूटीन में जैसे शिया सुन्नी है। एग्जाम्पल है ये मैं दे रहा हूँ आपको। एंड डजंट इंक्लूड एनी रिलीजियस और पोलिटिकल पार्टी, कहता है कि वो मजहबी लिहाज से कोई तबका होगा, सेक्ट होगा। डजंट इंक्लूड एनी रिलीजियस और पोलिटिकल पार्टी रेगुलेटेड अंडर द पोलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2022। कहता है लेकिन कोई ऐसी रिलीजियस और पोलिटिकल पार्टी है जो पोलिटिकल ऑर्डर 2022 के तहत ये रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो उसको उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा।
ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2022 के तहत रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, लिहाजा ये एक्ट, ये अमेंडमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अप्लाई नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनली। इवन अदरवाइज कोई नया कानून बन जाता है, कोई नया लॉ आ जाता है, कोई नई पॉलिसी आ जाती है, दैट इज़ एन सेपरेट इशू। अब उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, आइन के फर्स्ट स्केड्यूल में भी अमेंडमेंट कर दी और उसमें द पाकिस्तान आर्मी एक्ट को भी ऐड कर दिया गया। ये थी 21st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स क्रिएट की गई, बनाई गई। और उसके बाद ये मैंने पहले 6 जनवरी कहा था, वो गलत था, सॉरी, 6 जनवरी को ख़त्म हुई थी। 7 जनवरी 2015 को ये कोर्स कायम हुई। इनका पीरियड एक्सपायर हो गया 6 जनवरी 2017 को। अब क्या हुआ, 2 साल कंप्लीट हो गए ना। आइन कहता है 2 साल के बाद ये कोर्स ख़त्म कर दी जाएंगी, ये अमेंडमेंट ये आइन का हिस्सा नहीं रहेगी। जब 6 जनवरी 2017 को ये पीरियड ख़त्म हो गया, जो कोर्स थी वो गैर आइनी हो गई, ख़त्म हो गई, सीज टू हैव इफेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आर्मी ने कहा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, हालात को देखते हुए, क्योंकि अभी ज़रूरत है तो इनको एक्सटेंड किया जाए। अब एक्सटेंड कैसे किया जाए, अब मैं पहले आपको ये बता दूं, या जब ये 21st अमेंडमेंट हुई है तो जो रज़ा रबानी साहब हैं वो रोए थे बाहर आके। उन्होंने कहा कि जी ये बोझल दिल के साथ कर दिया, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी में ये किया है। और उनको पता था कि ये जो जमहूरियत है उसमें इसकी इजाज़त नहीं, हमारा जो सुप्रीम लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इसकी इजाज़त तो नहीं, लेकिन मजबूरी के तहत ये किया गया है, और वो रोए थे। अब 2017 आ गया, पीरियड ख़त्म हो गया, एक्सटेंड करना था, इसको फिर एक्सटेंड किया, लेकिन एक्सटेंड ऐसे नहीं हुआ। ये हुई फिर 23rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 23rd कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई और उसके तहत क्या कहा कि वो जो अमेंडमेंट की थी हमने 2015 में, जो 7 जनवरी 2015 को आ गई थी, इन्फोर्स हुई थी, और 6 जनवरी 2017 को ये रिपील हो गई है 21st अमेंडमेंट, तो उसको एक्सटेंड करना हालात के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम इसको एक्सटेंड करते हैं फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। और उसका जो रेलिवेंट पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years from the date of its commencement and shall cease to form part of the constitution and shall stand repealed on the expiry of the said period। और फिर ये उसके बाद क्या हुआ, 2 साल का पीरियड हुआ। 2 साल के पीरियड के बाद ये मिलिट्री कोर्ट्स ने काम करना ख़त्म कर दिया, क्योंकि 23rd जो अमेंडमेंट हुई थी उसके मुताबिक, 23rd अमेंडमेंट के मुताबिक ये ख़त्म हो गया सिलसिला मिलिट्री कोर्ट्स का। अब आज की क्या सिचुएशन है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर हम ये कह भी लेते हैं, अगर हम ये बता भी देते हैं कि जो लोगों ने हमला किया है वो आते हैं, वो फाल कर जाते हैं, हालांकि 2 प्री कंडीशंस हैं आर्मी एक्ट 1952 में ट्राई करने के लिए, ट्रू सिविलियंस को 2 प्री कंडीशंस हैं कि नंबर 1 है कि या तो वो दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों या क्लेम करते हों, और उसके बाद नंबर 2 ये है कि मिस यूज़ कर रहे हों नेम ऑफ रिलीजियस आर कोई सेक्ट। लेकिन अगर हम हालात के तनाज़र को देखते हुए, गम गुस्सा देखते हुए पाकिस्तान की कौम का, तो उनको ट्राई करते भी हैं, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइन में अमेंडमेंट करना पड़ेगी। और आइन में अमेंडमेंट कैसे होती है, वो होती है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त हमारे पार्लियामेंट में है नहीं, तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम हो नहीं सकती, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं है। उसको कायम करने के लिए आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो हो नहीं सकती। इसलिए इवन अदरवाइज कुछ हो जाए सेपरेट इशू है, लेकिन फ़िलहाल की जो कंडीशन है, जो लीगल पॉइंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है जो सिविलियंस को ट्राई कर सकें, और ये केस मिलिट्री कोर्ट्स में जा ही नहीं सकता, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स होंगी तो केस उधर जाएगा। अनलेस एंड अनटिल
कोई चेंज ना आ जाए किसी भी तरह से। अच्छा, अब ये तो होगी बात। अब दूसरी तरफ हम फैक्चुअल बात करते हैं। फैक्चुअल क्या है? जो पार्टी है इस वक्त, जो हुकूमत में पार्टी है, पीडीएम है, कल आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने जब एक तकरीर की, मैंने सारी तकरीर सुनी, उन्होंने ये तो कहा कि शरपसंदों को आड़े हाथों लेना चाहिए, आहनी हाथों से लेना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का या इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। क्यों? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये जानती हैं कि ये एक रास्ता होगा। अगर आज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को इस आड़ में आके ट्राई कर दिया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया आर्मी एक्ट के तहत, ये तो एक रास्ता बन जाएगा। इन द फ्यूचर इट विल बी वेरी इजी। तो इसलिए फैक्चुअल पोजीशन ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि ये सभी को गमो गुस्सा है, सभी को दुख है। ज़ाती तौर पर जब वीडियोस देखते हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है कि क्यों इन लोगों ने जो आर्मी की तनसीबात पर हमला किया उनको तोड़ा। और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी जमात को इस एक्ट के तहत ट्राई करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज बारी पीटीआई की है, कल ये पीपल पार्टी की हो सकती है, ये नून लीग की हो सकती है, ये JUIF की हो सकती है, परसों किसी और की हो सकती है, फिर उसके बाद किसी और की हो सकती है। फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तौहीन पार्लियामेंट का कानून अगर नाफिजुल अमल हो जाता है और उसमें फिर वो सिलसिला रुकने वाला नहीं। और मैं कहता हूँ कि ये जो तौहीन पार्लियामेंट बिल है ये पॉलिटिशियंस के लिए फांसी का फंदा है। अब उसके बाद इन लोगों को ट्राई करना चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल, राइट ऑफ फेयर ट्रायल लाजमी है, वो ज़रूर देना चाहिए। जो भी इन पर लॉ अप्लाई होता है, लागू होता है, वो करना चाहिए, लेकिन राइट ऑफ फेयर ट्रायल ज़रूर देना चाहिए।